हाँ भाई, वॉइस चेक करना। राधे राधे भाई, खुश रहो, प्रसन्न रहो। करें तो क्लास को स्टार्ट। तो लास्ट लेक्चर में आपने हेडिंग क्या डाल रखी है, चेक करो बेटा। लास्ट लेक्चर में आपने हेडिंग क्या डाली है? हिल्बर्ट स्पेस नाम का टॉपिक आपने हेडिंग डाल रखा है, चेक करो। हिल्बर्ट स्पेस। ध्यान सुनेंगे, समझने का प्रयास करना। अपन सबसे पहले जनरल मेथड बात करते हैं। नॉर्मली अपन जो पढ़ते हैं, जैसे अपने पास कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस है और उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में पार्टिकल को डिस्क्राइब करना है, तो आप पार्टिकल को डिस्क्राइब करने के लिए किस प्रकार यूज लेते हो? जैसे आपके पास ये कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, 2D स्पेस मान लो, 3D स्पेस मान लो, जो आपकी इच्छा। ये एक्स कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये वाई कोऑर्डिनेट एक्सिस है, और यहां पर कोई पार्टिकल प्रेजेंट है। तो ये पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर हो गया, या आर्बिट्री स्टेट बोल देते हैं हम इसको। ये कण का स्थिति सदिश है। अपन ने क्या बोला कि ये एक्स वाई कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, इसमें पार्टिकल पॉइंट पी पे प्रेजेंट है, जिसके कोऑर्डिनेट है एक्स वाई। यही बोला ना आपने? हाँ भाई। तो अपन यहां पे परपेंडिकुलर ये डाल दें तो ये एक्स आ जाता है, और ये परपेंडिकुलर डाल दिया तो ये अपने पास वाई आ जाता है। ठीक है। हम इतना जानते हैं कि एक्स डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर की बात करें तो आई कैप होता है, वाई डायरेक्शन में बात करें तो क्या होता है, जे कैप। अब हमें ये स्वैच्छिक अवस्था, मतलब पार्टिकल का ये पोजीशन वेक्टर लिखना है, कण का स्थिति सदिश लिखना है। तो पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर आप कैसे लिखते हो? आर वेक्टर इक्वल टू एक्स आई कैप। आप ध्यान से देखो, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, ये लिखने का तरीका है आपका। तो समझना, इसको हम नॉर्म पढ़ते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में। इसको हम क्या पढ़ेंगे क्वांटम मैकेनिक्स में? नॉर्म। ये नॉर्म होती है, इसे नॉर्म कहा जाता है। ठीक है। और ये आई कैप, जे कैप, के कैप है, इन्हें बेसिस स्टेट कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? बेसिस स्टेट। इन्हें अपन क्या बोलेंगे? बेसिस स्टेट। ये बेसिस स्टेट है। अच्छा, तो क्या लिख रहा है? नॉर्म, बेसिस स्टेट। फिर अपन 2D में बात कर रहे हैं तो सेकंड चलेगा डायमेंशन में, वाई जे कैप। 3D की बात कर रहे हैं तो जेड के कैप। 4D की बात करेंगे तो टाइम कोऑर्डिनेट और लिख देंगे। अच्छा, तो लिखने का तरीका क्या हो गया? ये तो क्या है? कण की स्थिति सदिश, पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल। मतलब पार्टिकल की हम, हो सकता है ये स्टेट कोई जरूरी है क्या यहां पे हो, यहां पे मान सकते हैं हम, ऐसे डिफाइन कर सकते थे। एक मिनट भैया, यहां पे मान के ऐसे डिफाइन कर सकते। तो नॉर्म को फिर यहां से परपेंडिकुलर डालते ये एक्स हो जाता, यहां से परपेंडिकुलर डालते ये वाई हो जाता। ये स्टेट हम यहां पॉइंट पी को यहां पे मान सकते थे, इस प्रकार डिफाइन कर सकते थे। तो एक तरीके से ये क्या होती है? आर्बिट्री स्टेट होती है, स्वैच्छिक अवस्था होती है। तो हमारे समझ में ये आया, हमारे समझ में ये आया कि हमको आर्बिट्री स्टेट लिखनी है। क्या लिखनी है? आर्बिट्री स्टेट, स्वैच्छिक अवस्था, या पोजीशन वेक्टर बोल दो। तो लिखने का तरीका क्या है? जितनी डायमेंशन है, जैसे ये आई कैप, जे कैप, 3D की बात कर रहे हैं तो के कैप, तो समेशन लगा दिया, मतलब सम करेंगे। 1D में लिख रहे हैं तो ये एक्स आई कैप, 2D में लिख रहे हैं तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस आ रहा है, तो प्लस के लिए क्या लगा दिया? समेशन। 3D में लिख रहे हैं तो एक्स आई कैप, वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। समझ में आ रहा है? तो यहां पे सम हो रहा है, तो सम करने के लिए क्या यूज ले लिया अपन ने? समेशन।
फिर क्या लिखते हैं, ये नॉर्म होता है सर, ये लिख दिया नॉर्म, इनटू ये क्या है, आई कैप जे कैप के कैप, ये बेसिस स्टेट है, तो नॉर्म इनटू बेसिस स्टेट, ये फार्मूला होता है आर्बिट्री स्टेट लिखने का। याद करो क्या फार्मूला होता है आर्बिट्री स्टेट लिखनी है, समेशन नॉर्म इनटू बेसिस स्टेट। यदि 2D में है तो यहां पे वैल्यू पुट कर देंगे, आई बराबर 1 से 2, 3D में है तो आई बराबर 1 से 3, 4D में तो आई बराबर 1 से 4, ND में तो आई बराबर 1 से n, और इनफाइनाइट डायमेंशन है तो यहां पे आई बराबर 1 टू इनफाइनाइट। समझ में आ गया? तो ये जनरल मेथड है जो आपने पढ़ा है। अब बात करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में। तो क्वांटम मैकेनिक्स की क्या कहानी है, सुनो। अपने पास कोई पार्टिकल है, उस पार्टिकल की आपको बेटा डिस्क्राइब करना है, उस कण की व्याख्या करनी है, और अपन जो व्याख्या कर रहे हैं, पार्टिकल को डिस्क्राइब कर रहे हैं, वो हिल्बर्ट स्पेस में कर रहे हैं। तो प्रश्न ये उठता है कि हिल्बर्ट स्पेस होता क्या है? तो हिल्बर्ट स्पेस एक इनफाइनाइट डायमेंशनल स्पेस है। समझ में आ गया? 1D 2D 3D बात नहीं कर रहे, एन का मान यहां पर इनफाइनाइट होगा, ये कहा है आपसे। समझ में आ गया? तो यही लाइन लिख रहे हैं, पहले समझेंगे बाद में आराम से नोट करेंगे, पहले समझो एक एक पॉइंट को। इन क्वांटम मैकेनिक्स हिल्बर्ट स्पेस इज इनफाइनाइट, ये लिख दिया देखना बोर्ड पे, ये लिख दिया। इन क्वांटम मैकेनिक्स हिल्बर्ट स्पेस इज इनफाइनाइट स्पेस, इनफाइनाइट डायमेंशन स्पेस, ये बोला है। बताओ समझ में आया नहीं आया? हमने क्या कहा है कि क्वांटम मैकेनिक्स में यदि हम हिल्बर्ट स्पेस की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है वहां पे डायमेंशन जो होंगे वो इनफाइनाइट यूज लेंगे, n इक्वल टू इनफाइनाइट। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, तो ये क्या एक वेक्टर स्पेस है, और ऐसा वेक्टर स्पेस जहां पे हम डायमेंशन की जो बात करें, पार्टिकल को डिस्क्राइब, पार्टिकल की इंफॉर्मेशन देने वाले सिस्टम की बात करें, तो वो क्या होंगे, इनफाइनाइट। क्लियर हो रहा है ना टॉपिक? और कहानी को आगे बढ़ाएं तो इन विच basis state of any system अपन ने क्या बोला है, ध्यान सुनो। इन विच बेसिस स्टेट ऑफ एनी सिस्टम इज बिहेव, कैसे बिहेव करती हैं, जो बेसिस स्टेट है वो कैसे बिहेव करेंगे? अभी आपको बोला था ना बेसिस स्टेट, बेसिस स्टेट की बात कर रहे थे ना, वो कैसे बिहेव करती हैं, इज बिहेव एज यूनिट वेक्टर। अरे आई कैप जे कैप आप क्या लिख रहे थे, एक्स आई कैप वाई जे कैप, तो यहां पे आई कैप है, जे कैप है, के कैप है, ये क्या है, बेसिस स्टेट में। यही तो आपसे कह रहा था। तो आप क्या लिखा है हमने, इन क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स में जो हिल्बर्ट स्पेस होता है वो इनफाइनाइट डायमेंशनल स्पेस होता है, जिसमें n का मान कितना होता है, इनफाइनाइट डायमेंशन की बात करें तो उस स्पेस को, उस वेक्टर स्पेस को हम क्या बोलेंगे, ऐसा वेक्टर स्पेस जिसमें डायमेंशन की बात कितनी की जाए, इनफाइनाइट, वो हिल्बर्ट स्पेस है। ठीक है, फिर हम क्या बोल रहे हैं कि यहां पे किसी भी सिस्टम की जो बेसिस स्टेट होंगी वो ऐसे बिहेव करेंगी, कैसे, इज बिहेव एज यूनिट वेक्टर्स। अब भी समझ में नहीं आया तो ये लिख दिया देखो, आई कैप जे कैप एंड के कैप इन 3D स्पेस। जैसे आपके 3D स्पेस में क्या होते हैं, ये लिखा है मैंने। अरे ये कहा है आपसे, एक मिनट बोर्ड पे देखना। जैसे भैया ये हमने एक बेसिस स्टेट दिखा दी, ये यूनिट वेक्टर है एक तरीके से आपके आई कैप, तो क्वांटम मैकेनिक्स में ऐसे लिखते हैं देखो, साई 1, ये लिख दिया।
एक मान ली बेसिस स्टेट भैया, I2, I3, और ये मैंने क्या लिख दिया, पढ़ना। लेकिन n का मान इनफाइनाइट। ये सिस्टम कहलाता है आपका हिल्बर्ट स्पेस। इसे अपन हिल्बर्ट स्पेस, जहां से n बराबर 1 2 3 और ये। अब यहाँ पे कोई पार्टिकल डिफाइन करना है, तो पार्टिकल के लिए कोई आर्बिट्री स्टेट तुम्हारी इच्छा है जो ले लो, ठीक है। तो ये एक बार आप, हिल्बर्ट स्पेस क्या है, क्वांटम मैकेनिक्स में ऐसा वेक्टर स्पेस जहां पे डायमेंशन कितनी हो भैया, इनफाइनाइट। फिर कहानी को आगे बढ़ाएं, करो नोट। तो ये कैट्स I1 कैट्स I2 क्या है, ये बेसिस स्टेट है। क्या है ये, बेसिस। चलो नोट करो पहले, हिल्बर्ट स्पेस हेडिंग डाल दी। हिल्बर्ट स्पेस क्या है, एक वेक्टर स्पेस है, एक सदिश समष्टि है, एक रिलेटिव स्पेस है, और ऐसा स्पेस जहां पे अपन पार्टिकल की इंफॉर्मेशन देने के लिए इनफाइनाइट डायमेंशन का यूज करें। यहाँ पे ये कैट्स I1 कैट्स I2 ऐसे बिहेव करते हैं जैसे अपने जनरल स्पेस में यूनिट वेक्टर्स नहीं होते, आई कैप जे कैप के कैप। करो भाई, थोड़ा फास्ट नोट करो। कर लिया नोट, ये आपका हिल्बर्ट कॉन्सेप्ट। अब इस कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ा, कैसे आगे बढ़ाते हैं सुनो, लिख लिया ना। चलो तो इसी कहानी को आगे बढ़ा रहे, ध्यान से देखना, समझना। मुझे कोई सिस्टम है, उस सिस्टम की आर्बिट्री स्टेट लिखनी, तो मैं आर्बिट्री स्टेट कैसे लिखूंगा, जैसे आपके पास, पहले समझना, जैसे हमारे पास है ये आपका हिल्बर्ट स्पेस है ना, ये मान ली, ठीक है। ये मान ली। अब यहाँ पे कोई पार्टिकल अपन ने
ये कोई पार्टिकल की आर्बिट्री स्टेट ले ली, तो इस स्टेट को हम कैसे डिफाइन करेंगे? आर्बिट्री स्टेट है किसी पार्टिकल की, तो हमने ये लिखा कैट साई। ये क्या है? बोर्ड पे लिख रहा हूं, देखना। आर्बिट्री स्टेट ऑफ सिस्टम। ऑफ सिस्टम। और ये क्या है? ये बेसिस स्टेट है। बेसिस स्टेट जैसे यूनिट वेक्टर होते हैं आई कैप, जे कैप, के कैप। अब हमको नॉर्म डिफाइन करना है, तो नॉर्म कैसे डिफाइन करेंगे? बोर्ड पे देखो, यहां से परपेंडिकुलर, यहां से परपेंडिकुलर। तो मैं आपसे ये पूछता हूं, ये क्या है? तो ये नॉर्म है सी। मैं आपसे ये पूछता हूं, ये नॉर्म है C2, ये परपेंडिकुलर डाल दिया ना, ठीक है। अब आपको आर्बिट्री स्टेट लिखनी है, जैसे आपने पोजीशन वेक्टर लिखा था, तो कैसे लिखा था? पहले समझो कैसे लिखा था भाई। सर सीधा सा तरीका है, आर्बिट्री स्टेट यदि आपको लिखनी है तो समेशन लगाओ, हमने ये लगाया समेशन। नॉर्म लिखो, हमने ये नॉर्म लिखा, इनटू बेसिस। ठीक है। आर्बिट्री स्टेट हमने किससे लिख रखी है? कैट साई इक्वल टू समेशन, हाँ भाई, नॉर्म बेसिस स्टेट कैट साई आई, ये लिख दिया। आई फंक्शन से डिफाइन कर दिया, और आई का मान 1 से इनफाइनाइट, और ये एन लिख दो, या आई की वैल्यू 1 से कहां जाएगी? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट क्यों? एन डायमेंशन स्पेस। अब यदि हम इसको एक्सप्लेन करना चाहें, तो कैट साई इक्वल टू, बताओ, 1 कैट साई C2 कैट साई इनफाइनाइट। ये अपने पास स्टेट लिखने का तरीका हो गया। तो हम क्या कह सकते हैं यहां पे, यदि हम बताना चाहें, तो ये तो आर्बिट्री स्टेट है, C1 C2 C3, ये क्या है? नॉर्म है। पेयर 1 C2 आर नॉर्म। आर बेसिस। अब इससे और लेवल डाउन करके नहीं पढ़ाया जा सकता। ये क्या है? बेसिस स्टेट। तो ये लिखा कैसे हमने, ये कहानी को कैसे एक्सप्लेन किया? एक मिनट बोर्ड पे देखना। मैं इस बात को ऐसे लिख दूं क्या, जैसे किसी पार्टिकल का आपको पोजीशन वेक्टर लिखना है, देखो मैं ऐसे एरो लगा के लिख रहा हूं, पहले समझना। एनी आर्बिट्री स्टेट ऑफ क्वांटम सिस्टम मैंने ये बोला है किसी भी क्वांटम निकाय की स्वैच्छिक अवस्था, ये आर्बिट्री स्टेट है ऑफ सिस्टम। तो सिस्टम की आर्बिट्री स्टेट को कैसे लिखेंगे? कैट साई को कैसे लिखेंगे, मैं ये बोल रहा हूं आपसे। तो ये लिखा है मैंने,
एनी आर्बिट्री स्टेट ऑफ क्वांटम सिस्टम, आपके पास कोई भी क्वांटम सिस्टम है और उसकी यदि आपको आर्बिट्री स्टेट लिखनी है, कोई स्वैच्छिक अवस्था लिखनी है, जैसे आप आर वेक्टर लिख रहे थे, पार्टिकल को पॉइंट पी पर आप मान रहे थे यहां पे हो सकता है, यहां पे हो सकता है, यहां पे हो सकता है, तो आर वेक्टर लिख रहे थे, पढ़ रहे थे ना जनरल अपन फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आर वेक्टर कैसे डिफाइन करेंगे, तो वही लिख रहे हैं कि इस आर्बिट्री स्टेट को लिखने का तरीका क्या है। हाँ, क्या लिखा है, एनी आर्बिट्री स्टेट ऑफ क्वांटम सिस्टम कैन बी रिटर्न एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन नीचे की लाइन से लिख रहे हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ, किसका लीनियर कॉम्बिनेशन, अरे किसका कॉम्बिनेशन है ये कॉम्बिनेशन किसका कर रहे हो, बेसिस स्टेट का, यही तो लिखा है हमने, एनी आर्बिट्री स्टेट ऑफ क्वांटम सिस्टम कैन बी रिटर्न, लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्थोगोनल बेसिस स्टेट्स। ये कैट्स आई वन, कैट्स आई टू, कैट्स आई थ्री क्या है, बेसिस स्टेट है, इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखते हैं, और इनको ऑर्थोगोनल वर्ड क्यों बोला, जैसे एक्स डायरेक्शन में आई कैप है, वाई डायरेक्शन में जे कैप है, 3D की बात करें जेड डायरेक्शन में के कैप है, तो आई कैप जे कैप के पे ये क्या है, ऑर्थोगोनल है, लाम्बिक हैं, ये एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं, पढ़ा है ना हमने, ये कहानी लिखी है। तो पहले आप एरो लगा के ये लाइन लिखो कि हमको कोई भी सिस्टम की आर्बिट्री स्टेट लिखनी है क्वांटम मैकेनिक्स में, तो क्या तरीका होता है, उसकी जो बेसिस स्टेट होती है, मतलब आई कैप जे कैप के कैप, क्वांटम में बात करें तो कैट्स आई वन, कैट्स आई टू, कैट्स आई थ्री, तो उनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, जैसे आई कैप जे कैप के कैप का कॉम्बिनेशन नहीं किया था क्या, आई कैप जे कैप, 3D है तो के कैप, तो कॉम्बिनेशन कर रहे हैं ना, ऐसे ही क्वांटम मैकेनिक्स में यदि अपने पास कोई क्वांटम सिस्टम है तो उसकी आर्बिट्री स्टेट को कैसे लिखेंगे भाई, देखो, एनी आर्बिट्री स्टेट ऑफ क्वांटम सिस्टम, क्वांटम सिस्टम की आर्बिट्री स्टेट को कैन बी रिटर्न लिखा जा सकता है, कैसे लिखा जा सकता है, लीनियर कॉम्बिनेशन, लीनियर कॉम्बिनेशन में, किसके लीनियर कॉम्बिनेशन में, बेसिस स्टेट के, कैट्स आई वन कैट्स आई थ्री के, तो पहले ये लिखो फिर ये डायग्राम बनाएंगे दोबारा, एकदम प्रेम से पढ़ेंगे, है ना। एल्बर्ट स्पेस की डेफिनेशन के नीचे एरो लगाओ ऐसे, और ये भैया इसकी प्रॉपर्टी लिखो एल्बर्ट स्पेस की, पहले ये लिखो, इसके बाद ये डायग्राम दोबारा बनाओ और ये लिखो, तो ये C1 C2 इधर परपेंडिकुलर डाल देंगे तो C3, ये नॉर्म हो जाएंगे, यहां पे डालेंगे तो C4। हाँ नोट करो, नोट करो, देखो भाई, कोई डाउट हो तो आराम से कमेंट करके पूछ सकते हो, करो नोट। एक एक शब्द पे विश्लेषण कर रहे हैं हम, एनालिसिस कर रहे हैं प्रत्येक शब्द का। कि आपको आगे चल के कोई समस्या नहीं आए। और आपको समझा दिया था मीडियम का कोई इफेक्ट नहीं आएगा, टेंशन करने की आवश्यकता। नाली डायग्राम ये थोड़ा फास्ट लिखो, है ना।
इक्वेशन फर्स्ट दे दे, काम आएगी। ऐसे करो, यहां तक लिख लो, फिर कहानी को आगे बढ़ा दें, इतना नोट मत दो, फिर अलग से पॉइंट डाल के कहानी को आगे बढ़ाई। लिख लिया? तो कैट साई क्या है यहाँ पे? क्वांटम सिस्टम की आर्बिट्री स्टेट है, और कैट साई वन साई टू साई थ्री क्या है? बेसिस स्टेट है। और सी वन सी टू सी थ्री क्या है? नॉर्म है सिस्टम के। सी वन सी टू सी थ्री ऐसे मानो आपका एक्स वाई जेड। कैट साई वन कैट साई टू कैट साई थ्री ऐसे मानो आपके आई कैप जे कैप के कैप। और कैट साई को ऐसे समझो जैसे आपका आर वेक्टर। परेशानी नहीं है। चलो तो आते हैं अपने, सुनो बेटा, अब ध्यान से समझना, नोटबुक तो कर दो बंद, और एक एक शब्द को सुनो। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, कहानी को आगे बढ़ा। नेक्स्ट पॉइंट, हम जानते हैं कहां से लिख रहे हैं, समझना एक मिनट। फ्रॉम प्रॉपर्टी ऑफ लिबर्टी स्पेस। हिल्बर्ट स्पेस की प्रॉपर्टी का यूज कर रहे हैं। क्या गुण धर्म है हिल्बर्ट स्पेस का? अभी पढ़ा है हमने। कोई भी हमारे पास सिस्टम है, जैसे हमारे पास ये सिस्टम है, उसकी ये आर्बिट्री स्टेट है, तो उसके लिखने का तरीका समेशन आई से डिफाइन कर दो, एन से डिफाइन कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और तुम आई से डिफाइन करना चाहो तो आई से डिफाइन, आई से, तो आई का मान 1 2, और हिल्बर्ट स्पेस की बात करोगे तो n इक्वल टू कितना? आई का मान 1 से n तक, और n का मान क्या होगा? है। हाँ भाई, इसको एक्सपेंशन करके लिखना चाहो, प्रसार करके, क्या आएगा? C1। ये तो अभी पढ़ा है, वहीं से लिखा है, अपन ने कॉपी तो किया है। हिल्बर्ट स्पेस की प्रॉपर्टी तो लिखी है ये तो अपन ने। और इसको इक्वेशन फर्स्ट। अब बेटा मैं यहाँ पे इनर प्रोडक्ट करता हूँ। स्केलर प्रोडक्ट पढ़ाया था ना तुमको, क्या होता है? ब्राइन टू कैट होता है या कैट इन टू ब्रा होता है? इनर प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। ये मैंने फर्स्ट पॉइंट लिया, और क्या लिख रहे हैं देखना। टेकिंग इनर प्रोडक्ट, या स्केलर बात एक ही है। ये लिख दिया, टेकिंग इनर प्रोडक्ट विद ब्रस आई वन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। समीकरण एक का हम ब्रस आई वन के साथ इनर प्रोडक्ट करते हैं। जो आपके पास इक्वेशन फर्स्ट है, उस इक्वेशन फर्स्ट का ब्रस आई वन के साथ हम इनर प्रोडक्ट करते हैं। करें भैया? तो क्या आएगा इनर प्रोडक्ट करेंगे तो? ब्रस आई वन, चेक कर लो। ऐसे ही करते हैं क्या इनर प्रोडक्ट? देखना, ये ब्रश आई वन ऑपरेट कर दिया इसमें। प्रत्येक का ध्यान बोर्ड, ब्रश आई वन इस पे ऑपरेट कर रहे हैं। बोर्ड पर ध्यान।
आपने क्या लिखा है, टेकिंग इनर प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट, बात एक है विद ब्रश I1। ब्रश I1 से अपन यहां पर इक्वेशन फर्स्ट में इनर प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो ये लगा दिया ब्रश I1 ऑपरेट, ब्रश I1 ऑपरेट, क्या आएगा, ब्रा इंटू कैट, तो इनर प्रोडक्ट हो गया ना। अब यहां पे C1 नॉर्म है, कांस्टेंट है, बाहर निकाल दो, और ये Ψ1 ऑपरेट कर दो, चेक करो, प्लस C2 कांस्टेंट बाहर निकाल दो, भाई मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, इनर प्रोडक्ट कर रहे हैं, Ψ1 Ψ2, चेक करो, बाहर निकाल दो, Ψ1 Ψ3, n बाहर निकाल, ये कर, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर हम दे देते हैं। अब लगाते हैं, अपन ने बेटा प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, ये लिख दिया, फ्रॉम ऑर्थो नॉर्मल कंडीशन। अब आप बताएंगे, पढ़ाया है आपको, फ्रॉम ऑर्थो नॉर्मल कंडीशन क्या होती है, इनर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी पढ़ाई थी आपके, याद हो तो, ये मान क्या होंगे, क्रोनेकर डेल्टा, और इसके दो मान होते हैं, इफ I इक्वल टू J, देन बताओ क्रोनेकर डेल्टा क्या होगा, इक्वल टू 1, इफ I नॉट इक्वल टू J, देन क्रोनेकर डेल्टा। अब यहां पे देखो प्रॉपर्टी लगाते हैं, Ψ1 1, I इक्वल टू J है क्या, चेक करो, I इक्वल टू J, ये मान तो 1 हो जाएगा, I नॉट इक्वल टू J 0, I नॉट इक्वल टू J 0, I नॉट इक्वल टू J 0, तो ये हमने ऑर्थो नॉर्मल कंडीशन लगा दी। वन, ये मान हो गया, C2 C3 प्लस डॉट डॉट n और 0। अब मल्टीप्लाई करके वैल्यू पुट करें, हमारे पास ये आ गया। और बेटा ध्यान रखना, ये प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड होता, याद रखना, भूल मत जाना, ये प्रायिकता आयाम होता है। क्या होता है ये, प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड, प्रायिकता आयाम। यदि इसके मॉडुलस का स्क्वायर कर दें तो इसे हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। कर देखो, हाँ हम कैसे लिखें, p का मतलब ये मॉडुलस लगा, कर दिया क्या, इसका मान कितना है, बोर्ड से देखो, मान मान डायरेक्ट यही आपके समझ, ये आपकी प्रोबेबिलिटी, किसकी प्रोबेबिलिटी, कैट साई क्वांटम स्टेट की, किसमें, Ψ1 स्टेट में पाए जाने की। लिखना चाहो तो यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द क्वांटम सिस्टम कैट साई इन बेसिस स्टेट कैट Ψ1। अरे हम ये कह रहे हैं, ये कैट साई नहीं है क्या, ये क्वांटम स्टेट है, इस क्वांटम स्टेट की प्रोबेबिलिटी है, इस कण के पाए जाने की प्रायिकता है, कौन सी अवस्था में, Ψ1 स्टेट में, यही तो लिखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द
क्वांटम सिस्टम कैट्साई, कैट्साई की भाई आर्बिट्री स्टेट यही तो थी, इस आर्बिट्री स्टेट की इस बेसिस स्टेट में पाई जाने की क्या कहलाती है? प्रोबेबिलिटी। समझ में आ गया? तो कैसे निकालेंगे? जो आपका नॉर्म आया है उसके मॉडुलस का स्क्वायर कर दो। ये C1 नॉर्म ही तो है, और ये नॉर्म किसको नोट करता है? प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड को। नॉर्म किसको व्यक्त करता है? प्रायिकता। अब ये याद रखना, क्वांटम मैकेनिक्स में जो ये नॉर्म है ये प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड को नोट करता है, प्रायिकता आयाम। समझ में आ गया? ठीक है, ये तो हमने साई 1 स्टेट में पाई जाने की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट की है। अब तुम कहो नहीं साहब साई 2 स्टेट में पाई जाने की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करो, कर सकते हो, कौन मना कर रहा है? कहानी को आगे बढ़ाओ। सेकंड पॉइंट, यदि हम इनर प्रोडक्ट जो हमने किया था, टेकिंग इनर प्रोडक्ट विद साई 2, पहले हमने साई 1 के साथ किया था ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, अब साई 2 के साथ करेंगे। साई 2 के साथ करेंगे तो कैसे करेंगे देखना, इक्वेशन फर्स्ट ये साई 2 के साथ कर, क्या है इक्वेशन फर्स्ट आपका? C1 कैट साई C2। अब समझ में आना चाहिए प्रोसेस को, दोबारा लिख रहे हैं भैया। कैन कैट साई, करवाओ प्रोडक्ट को, पहले 1 के साथ किया था, चेक करो, मल्टीप्लाई तो C1 नॉर्म कांस्टेंट बाहर लिख दिया, साई 2, साई 2 ऑपरेट कर दिया ना, प्लस C2 बाहर। हाँ भाई, साई 2 ऑपरेट कर रहे हैं, ब्रश साई 2 प्लस C3 बाहर। क्या करोगे इसके बाद? वही नॉर्मलाइजेशन प्रॉपर्टी और ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी लगाओ। तो मैं कंबाइंड फॉर्म में लिख रहा हूं, ऑर्थो नॉर्मल। ऑर्थो नॉर्मल कंडीशन क्या है? अब याद होनी चाहिए आपके, अभी तो लिखी थी ना, इफ यदि I का मान J के इक्वल है, देन क्या होगा भैया? इनर प्रोडक्ट का मान 1। इफ I नॉट इक्वल टू J है, देन यहां पे देखो, साई 2 साई 1 नॉट इक्वल टू, तो ये 0, I इक्वल टू J 1 0 0, अपने पास क्या आ जाएगा? कहानी वही जो की त्यों। क्या है ये? हम क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड का स्क्वायर कर दें तो 2 लिख सकते हो आप, कर मॉडुलस इसलिए लेता हूं कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, ठीक है। कौन सी स्टेट में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी?
हैं of finding the quantum system cat's eye इन बेसिस स्टेट। बताओ बेसिस स्टेट किस में है, कौन सी बेसिस स्टेट में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है ये? साई टू। इस कैटसाई स्टेट की साई टू में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है, और ये भैया साई वन स्टेट में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है। तो ऐसे ही आप साई थ्री में निकाल सकते हो। निकाल सकते हैं क्या? तो मैं यहां पे डायरेक्ट लिख रहा हूं। सिमिलरली क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? हाँ भाई, साई थ्री स्टेट ये मॉडुलस क्या आएगा? सम कर दें? द सम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी शुड बी यूनिट। क्या बोला है? पी, पी वन प्लस पी टू प्लस पी थ्री डॉट 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 पी एन इक्वल। यहाँ पे हम लिखते हैं मोड ऑफ सी वन स्क्वायर प्लस मोड ऑफ सी स्क्वायर प्लस मोड ऑफ सी स्क्वायर प्लस डॉट 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 इक्वल टू। ये पी का मतलब प्रोबेबिलिटी है। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? दिस कंडीशन इज सेट टू बी नॉर्मलाइजेशन। हम नॉर्मलाइजेशन अब आप आराम से, कोई बात समझ में नहीं आई हो तो तुरंत पूछें। कोई भी सिस्टम है उसकी यदि हमें बेसिस स्टेट में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है तो हम उसकी बेसिस स्टेट के उस बेसिस स्टेट से आर्बिट्री स्टेट का इनर प्रोडक्ट कर देते हैं। साई वन स्टेट में निकालनी है साई वन का इनर प्रोडक्ट कर देंगे, साई टू स्टेट में निकालनी है साई टू स्टेट का इनर प्रोडक्ट कर देंगे, और साई थ्री स्टेट में निकालनी है तो साई थ्री स्टेट का इनर प्रोडक्ट कर देंगे। करो नोट, फिर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। अपने एग्जाम में आयो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। करो भाई नोट, है ना, स्पीड से लिखो। अब ये चीजें आपको प्रैक्टिस करनी है और एकदम नॉर्मल तरीके से पढ़ रहे हैं। अब क्लास की स्पीड बढ़ा दें थोड़ा सा, है भाई, और थोड़ी सी लंबी कर दें क्लास को। ईडी की क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है,
और लगभग 8-10 क्लासेज आपकी यूट्यूब पे आएंगी। और एप्लीकेशन में जाके मैं फिर बोल रहा हूं, बैच को परचेज कर लो। जिन्हें ज्वाइन करना है वो एप्लीकेशन में जाके बैच को परचेज कर लेना। करो भाई, नोट करो, थोड़ा फास्ट नोट करो, है ना। इस प्रॉपर्टी को बड़े प्यार से पढ़ो, क्योंकि इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे आगे चल के। आपको जिस कॉम्पिटेटिव एग्जाम नेट का दोगे, गेट का दोगे, ठीक है, जेस्ट का दोगे, वहां पे नॉर्मलाइजेशन के क्वेश्चन बहुत आएंगे। करो थोड़ा फास्ट नोट। हाँ बिल्कुल। एक बच्चा पूछ रहा है कि सर, क्या हम ये साई 1 साई 2 साई 3 को U1 U2 U3 से लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, मना कौन कर रहा है। U1 U2 से लिख दो, फाई 1 फाई 2 फाई 3 से लिख दो, लिख सकते हो भाई बेसिस स्टेट को आप। फास्ट नोट करेंगे क्या? कर लिया नोट?
जब समझाते हैं ना आराम से समझा करो, क्योंकि लिखने के लिए फुल टाइम देते हैं, और शानदार नोट्स बनाया करो ना। और एक क्लासेज की इंफॉर्मेशन तुम्हारे कांटेक्ट में जो भी एमएससी प्रीवियस में है, फिजिक्स से एमएससी कर रहा है, तो उसको आप दे सकते हो यदि आपको बहुत बढ़िया लग रहा हो तो। क्वेश्चन करोगे थोड़ा फास्ट लिखो, देखो मेरिकल करवाएंगे। अब ये कंडीशन काम आएगी, अब ये आपकी याद होनी चाहिए। जो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन लिखी है ये याद होनी चाहिए, क्योंकि अपन जब नॉर्मलाइज करा करेंगे तो ये कंडीशन याद होनी चाहिए। लिख लिया हो तो चले आगे। चलो अब न्यूमेरिकल कल की क्लास में करेंगे, ठीक है। देख लो यहाँ, तो न्यूमेरिकल अपन ये याद होनी चाहिए। अब नॉर्मलाइजेशन की प्रॉपर्टी मैं कल आपसे पूछूंगा, ये मोड C1² प्लस मोड C2² प्लस टोटल कितना होना चाहिए 1, क्योंकि ये किसको रिप्रेजेंट करता है, सम ऑफ प्रोबेबिलिटी। और कितनी होनी चाहिए, आप जानते हैं प्रायिकता का अधिकतम योग कितना होता है 1, यही तो लिखा है, द सम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी शुड बी यूनिट। ठीक है, चलो तो अब अपन कल पढ़ेंगे। राधे राधे भैया। तो कल बहुत शानदार शानदार न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जो एग्जाम में आए हुए हैं, और यहां से क्वेश्चन आता है एग्जाम में।